एक कैब ड्राइवर अपने पीछे महिला पैसेंजर को लेकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा था। गोवा पुलिस तभी उसे फोन करके कहती है धीमी आवाज में, ड्राइवर एक काम करो, तुम किसी भी आने वाली पुलिस स्टेशन में गाड़ी चुपचाप घुमा देना और इस तरीके से गाड़ी घुमाना कि पीछे बैठी महिला पैसेंजर को इसके बारे में कोई जानकारी ना मिले। अब कैब ड्राइवर चुपचाप अपनी गाड़ी 200 किलोमीटर दूर जहां पे उसे जाना था उससे पहले ही एक स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी घुमा देता है और रोक देता है और बाहर निकलकर कहता है कि फटाफट डिक्की खोलिए और डिक्की में जो बैग पड़ी है उसे निकाल कर आप फौरन चेक कीजिए। अब जो महिला पैसेंजर पीछे बैठी थी उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। उसे लगता है कि अरे ये क्या, मुझे जाना कहीं और था, मैं पहुंच गई किसी पुलिस स्टेशन में। अब जैसे ही पुलिस वाले उस बैग को खोलते हैं, अंदर से चीज जो निकलती है उसके बारे में आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है कि एक गाड़ी एक होटल से निकलती है, वो भी देर रात 1 बजे, और सुबह 8 बजे के तकरीबन उस ड्राइवर के पास कॉल आता है। अब पुलिस वाले उस होटल से क्या जानकारी निकालते हैं, क्यों उस ड्राइवर को कॉल किया जाता है और ड्राइवर क्या पुलिस वालों से मिला था? क्योंकि देखिए, गोवा से निकली गाड़ी 1 बजे, 8 बजे वो कर्नाटका पहुंच चुकी थी। मतलब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस स्टेशन में जाने को कह रही है बार बार कैब ड्राइवर को। अब इसके बाद कैब ड्राइवर की दाद देनी पड़ेगी। उसने बिना कोई असहज दिखाते हुए, बिना डरे चुपचाप गाड़ी घुमा दी। लेकिन बात उस महिला की भी करनी पड़ेगी जो महिला बैक सीट पर बैठी थी, जिसकी तस्वीर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इस महिला की जो कुंडली जब खंगाली गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये संस्कृत में ग्रेजुएट भी है और एक एआई की सीईओ भी है। एक एआई कंपनी है बेंगलुरु में, उसकी ये सीईओ भी है। पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है, लोगों को बताती है कि आपको क्या क्या चीजें और किस तरीके से डिजिटलाइजेशन को अपनाना है। लेकिन इसकी पर्दे की पीछे की जो कहानी है, क्योंकि जो उसने सुटकेस के अंदर जो सामान रखा था उसे अगर आप जान लेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये जो तस्वीर आप अभी मेरे साइड में देख रहे हैं, ये 39 साल की सूचना सेठ है। ये काफ़ी पढ़ी लिखी है। एक माइंडफुल एआई लैब करके इसने एक अपनी कंपनी बनाई है, उसकी फाउंडिंग मेंबर है, साथ ही साथ उसकी सीईओ भी है। लेकिन इस महिला के बारे में जानने से पहले वो इंसिडेंट समझते हैं जिसकी वजह से आज ये हिरासत में है, पुलिस ने इसे पकड़ा हुआ है। और तो और बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रीज हैं, पूरी एआई जो कंपनी है, जितने भी एआई में जो लोग काम करते हैं, उनके बीच में भूचाल मचा हुआ है। सबके सब सोच में पड़ गए हैं कि ये महिला ऐसा कैसे कर सकती है। सबसे पहले उस वारदात की बात करते हैं, उस इंसिडेंट की बात करते हैं और उन तारीखों की बात करते हैं। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर हुआ क्या है, उस बैग में क्या मिलता है और कैसे ये महिला पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। 6 जनवरी 2024 को शनिवार का दिन था। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर ये जो महिला है ये अपने 4 साल के बेटे के साथ जाती है और वहाँ से सीधे जाती है गोवा। गोवा जाने के बाद ये 6, 7, 8 तीनों दिन अपने बेटे के साथ रुकती है, खूब घूमती है, मौज मस्ती करती है। और होटल का नाम था सोल बनियान ग्रैंड होटल। ये गोवा के उस होटल में रुकती है, अपना रूम वगैरह बुक करवा लेती है पहले से ही। वहाँ जाके अपने बेटे के साथ खूब मौज मस्ती करती है, बहुत बाकायदा, बहुत अच्छे तरीके से रहती है। और वहाँ पर जाकर रिसेप्शन से बात भी करती है कि मुझे ऐसे ऐसे एरिया घूमने हैं, आप मुझे बताइए यहाँ पर घूमने के लिए क्या जगह अच्छी है, कहाँ जाया जा सकता है। होटल वाले भी उसकी मदद करते हैं और वो उसी के तहत अपने बेटे को घुमाती है। अब अचानक 8 तारीख को रात 10 बजे वो महिला नीचे आती है, रिसेप्शन पर बोलती है कि देखिए मुझे बैंगलोर निकलना है, थोड़ा काम है, आप एक काम करिए, मेरे लिए टैक्सी का इंतज़ाम करिए। अब होटल वाले जो स्टाफ थे वो बोलते, मैडम आप टैक्सी का क्या करेंगी? अगर आप टैक्सी के ज़रिए यहाँ अभी रात को निकलेंगी भी और इतनी जल्दी तो आपको मिल नहीं जाएगी। अगर मान लो हम कैब बुक भी करते हैं तो इतनी जल्दी नहीं आएगी, 1.5-2 घंटा लगेगा उसे आने में। और उसके बाद अगर आप यहाँ से जाएंगी तो बहुत पैसा लग जाएगा, इतना किराया आपका खर्च होगा। उससे बेहतर है आप फटाफट फ़्लाइट की बुकिंग कर लीजिए, आप जल्दी भी पहुँच जाएंगी और जो पैसे लगेंगे वो भी कम लगेंगे। इस पर महिला बहुत अजीब वियर्ड बिहेव करती है और बोलती है कि मैंने जो आपसे कहा आप वो करिए, आप फटाफट मेरे लिए टैक्सी बुक करिए, आप अपनी ट्रैवल डेस्क से बात करिए और मेरे लिए इंतज़ाम करिए कि मुझे एक टैक्सी मिल जाए, मुझे फ़्लाइट से नहीं जाना। अब होटल स्टाफ वाले थोड़े उसमें पड़ जाते हैं कि यार इस औरत ने ऐसी बातें क्यों कही। आपस में वो लोग बात भी करते हैं लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं देता। सबको लगता है कि पैसे वाली है भाई, जितना खर्च करे हमें क्या, हमने तो अपनी तरफ से इसे गाइडेंस दी। खैर, अब महिला ऊपर चली जाती है, जो ट्रैवल डेस्क है उसके ज़रिए बुकिंग भी की जाती है और रात 1 बजे टैक्सी आती है, होटल के बाहर खड़ी होती है। अब ये महिला अपना एक बैग लेकर होटल से निकलती है और जाकर कैब में बैठ जाती है।
अब इस वक्त जो होटल स्टाफ है वो चेक करता है कि जब जो महिला आई थी वो अपने बेटे के साथ आई थी, यहाँ पर ये ऐसे अकेले बैग में क्यों जा रही है। लेकिन उस वक्त उन्हें थोड़ा डाउट ज़रूर होता है कि हाँ आखिर ऐसा क्या है भाई, ये अपने बेटे को लेकर क्यों नहीं निकली, सिर्फ अकेले निकल गई है और साथ में तो किसी और के साथ आई थी, ऐसे कैसे जा सकती है। बहुत सारे सवाल उन लोगों के मन में चल रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा इस महिला को लेकर एक तरीके से संदिग्ध अवस्था में आ जाते हैं कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। खैर, अब वो ये सब हो जाने के बाद जब वो चेकआउट कर लेती है, एक ही बैग इसके पास रहता है, अब उसमें बैठती है, इनोवा जो है इसके लिए बुक की जाती है, उसमें बैठ जाती है और गोवा से बैंगलोर का जो सफ़र है वो 550 किलोमीटर है बाय रोड जिससे जाती है और जाने में इसे लगते तकरीबन 10 घंटे। अब ये जो महिला है ये निकल लेती है। इधर स्टाफ भी परेशान हो रहा था, लेकिन वो लोग कुछ नतीजे पर पहुंच नहीं पाते कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे कि आखिर ये महिला अकेले क्यों निकली है। तभी धीरे धीरे सफ़र कट रहा होता है इस महिला का। ये टैक्सी में बैठकर जा रही होती है। सुबह हल्की हल्की सुबह खिलती है, इधर गोवा में भी सुबह हो जाती है। और अब इसी वक्त जो महिला है वो कर्नाटक में आ चुकी होती है। चित्रदुर्ग एक जगह है, वहाँ पर वो अंदर आ चुकी होती है। और उसी वक्त कुछ देर पहले करीब 8 बजे के आसपास होटल का जो स्टाफ है वो सफाई करने के लिए हर रूम में जाता है। गोवा में जो होटल रूम जिसमें रुकी थी वहाँ सफाई वगैरह शुरू हो जाती है, स्टाफ आ जाता है, सर्विस वाले जो होते हैं होटल स्टाफ वो साफ़ सफाई करते हैं। और तभी जो एक शख्स होता है, जो होटल स्टाफ होता है, जो सूचना के कमरे में सफाई करने गया होता है, वो देखता है बेड पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए हैं। अब इनका दिमाग थोड़ा सा खटकता है और ये लोग क्या करते हैं, फिर पता करते हैं कि आखिर इस रूम में कौन रुका था। होटल स्टाफ पूछता है कि भाई मैं वहाँ पर गया था और मैंने सफाई की, वहाँ पर बेड पर मुझे कुछ खून के धब्बे मिले, आखिर उस रूम में रुका कौन था। चेक होता है तो पता लगता है सूचना सेठ रुकी थी। अब ये लोग सारे डॉट्स मिलाते हैं कि हाँ वो लड़की जो महिला है वो गई भी अकेले, एक बैग लेके गई। फ़ौरन जो होटल स्टाफ है वो इतनी तत्परता दिखाता है, इतनी ज़्यादा एक्टिव दिखाता है अपने आप को, और फटाफट उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इतना अच्छा काम करता है वहाँ के होटल स्टाफ का। वो फ़ौरन पुलिस को सूचना देते हैं गोवा में। पुलिस फ़ोन उठाती है, पुलिस को बताया जाता है कि हमारे यहाँ एक महिला रुकी थी, ऐसा ऐसा पूरा केस है और एक बच्चे के साथ आई थी, लेकिन अब उसके पास बच्चा नहीं है। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, पुलिस फ़ौरन ट्रैवल डेस्क के पास इन्फॉर्म करती है, उनसे पूछताछ करती है, जो होटल का ट्रैवल डेस्क है जो बुकिंग वगैरह किया करता था लाने ले जाने के लिए, उनसे बातचीत करती है, उनसे पूरी डिटेल निकालती है। कैब ड्राइवर का नंबर निकाला जाता है, कैब का नंबर जो होता है वो निकाला जाता है। और इसके बाद जब कैब ड्राइवर का नंबर पुलिस को मिल जाता है तो पुलिस उसी वक्त इतनी, जो गोवा पुलिस है उसकी तारीफ़ करनी होगी कि कितनी ज़्यादा एकदम से एक्टिव हो जाती है और उनकी बातों को सीरियस लेती है, होटल स्टाफ की बातों को। और फ़ौरन वो कैब ड्राइवर को कॉल करती है और चुपचाप उनसे बोलती है कि देखो आपके जो कैब में एक महिला बैठी हुई है, हम आपसे चुपचाप बात कर रहे हैं, आप एक काम करिए, आप बताइए क्या उसके साथ कोई बच्चा है। अब कैब ड्राइवर बोलता है नहीं, तो बोलते हैं ठीक है आप एक काम करिए, आसपास आप किस इलाके में हैं। तो ड्राइवर बताता है मैं इस वक्त कर्नाटका चित्रदुर्ग में हूँ। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, आपके आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन पहुँचे ना, आप सीधे गाड़ी वहाँ पर ले जाइए। वहाँ पहुँचने के बाद किसी पुलिस वाले से कांटेक्ट करिए और हमसे बात कराइए उस पुलिस वाले की। अब कैब ड्राइवर वो सोचता है अरे अचानक से मुझे ऐसा कैसे कॉल आ गया और ये महिला कौन है। उसके दिमाग में भी कई सारे सवाल चलते हैं। लेकिन इस पूरी वारदात में जो पूरी घटना हुई, जो पूरी वारदात हुई, इसमें जो कैब ड्राइवर है वो भी एक तरीके से बहुत अच्छी समझदारी दिखाता है और वो उस कैब को ले जाता है, पास में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर फ़ौरन उस कैब को ले जाता है। अब जैसे ही जब उस कैब ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, महिला सकपका जाती है कि अचानक से यहाँ कैसे ले आया, क्योंकि वो होटल में कुछ ऐसा काम करके आई होती है। मैं आपको बताऊंगी उसने होटल में क्या किया है। होटल में कुछ ऐसा काम करके आई होती है, इसीलिए वो हड़बड़ी में निकलती है। उसका बेटा भी उसके साथ नहीं होता, डरी भी रहती है, वो एक बैग लेकर निकलती है और ये सब चीज़ सोचकर महिला डर जाती है कि ये तो पुलिस स्टेशन के पास ले आया। अब ड्राइवर फटाफट कैब से उतरता है, एक पुलिस वाले को बुलाता है। महिला उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती थी, भाग भी नहीं सकती थी। वो सीधे जिस नंबर से उसे कॉल आया था पुलिस वाले का, उसको कॉल करता है और जिस वक्त चित्रदुर्ग में वो पुलिस स्टेशन में खड़ा होता है, वहाँ जिस पुलिस वाले को पकड़ता है, उनकी बात गोवा से जिस पुलिस वाले ने फ़ोन किया था उनसे करवा देता है। अब दोनों की बातचीत होती है, बोलते हैं कि आप एक बार महिला का बैग चेक करिए। फ़ोन कट जाता है। अब इसके बाद जो चित्रदुर्ग की पुलिस स्टेशन में जिस वक्त जो जितने पुलिस वाले थे वो महिला से रिक्वेस्ट करते हैं पहले कि देखिए आपकी बैग की हमें तलाशी लेने दीजिए। महिला आनाकानी करती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। इसके बाद पुलिस उसका बैग लेती है, उस बैग को खोलती है, बैग से कुछ कपड़े निकाल कर रखती है कि देखती नीचे एक बच्चे की लाश है। अब पुलिस हैरान परेशान थी कि आखिर ये कौन है, किस वजह से ये बच्चा इस बैग में है, क्या हुआ ऐसा,
किसकी लाश है ये? क्या ये इस महिला का ही बेटा है? क्या ये वही बच्चा है जो उस होटल रूम में इसके साथ गया था और वापस नहीं आया? क्योंकि होटल स्टाफ ने बताया था कि जब महिला ने हमारे यहाँ चेक इन किया था तो एक छोटे बच्चे को, करीब 3-4 साल के एक बच्चे को लेकर आई थी। जब निकली तो सिर्फ एक बैग लेके निकली। अब पुलिस के पास कई सारे सवाल थे। अब इस महिला के पास ये बच्चा कहाँ से आया? ये बच्चा कौन है? इसकी लाश इसके बैग में क्या कर रही है? साथ ही साथ उस 4 साल के बच्चे का, यानी जो होटल रूम में गया था, उसका क्या हुआ? ये सारी चीज़ें अब आप समझिए और साथ ही साथ ये भी जानिए कि इस महिला ने इस बच्चे के साथ क्या किया और होटल रूम में उस रात को क्या हुआ जिसकी वजह से महिला रिसेप्शन पर आती है और जल्दीबाजी में अपने लिए एक टैक्सी बुक करने को कहती है। देखिए एक पॉइंट इसमें एक जो मिस हो गई तो ये थी कि जिस वक्त जब गोवा पुलिस ट्रैवल डेस्क में फ़ोन करती है, पूछती है कि पता करो कि वो सूचना जो लड़की है जो आई थी आपके कमरे में वो कहाँ है। कैब ड्राइवर के पास फ़ोन जाता है, कैब ड्राइवर को कहा जाता है कि सूचना से बात करवाइए। सूचना कहती है कि जो बेटा है मेरा वो एक गोवा में किसी रिश्तेदार के पास रुक गया है। जिसके बाद बाकायदा जो सूचना है वो उसको एड्रेस भी बताती है और इस तरीके से बताती है, इस कॉन्फिडेंस से बताती है कि पुलिस वालों को खुद पर शक हो जाता है कि शायद वो गलत सोच रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि उनसे कुछ गलत फहमी हो गई है। फिर भी जो उस वहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे या जो भी एसआई थे, उन्होंने काम किया कि अपनी टीम को बताए गए एड्रेस पे भेजा। जब एड्रेस पे भेजा तो पता लगा कि मैडम तो झूठ बोल रही है। जो एड्रेस जिस कॉन्फिडेंस के साथ बताया गया था, ग्राउंड पर ऐसे ही नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ऐसा कोई रोड है। पुलिस वालों को शक हुआ ये बहुत शातिर कोई औरत है। फिर जाकर कैब ड्राइवर को चुपके से फ़ोन किया जाता है कि भैया देखो तो तुम्हारे पीछे जो औरत बैठी है ना, थोड़ी शातिर है, एक काम करो गाड़ी किसी बगल की पुलिस स्टेशन में लगाओ। इसके बाद जो आपको वर्णिता ने बताया। अब ये जो शातिर औरत है ये सूचना नाम है। इसकी उम्र 39 साल है। ये कोलकाता में इसका जन्म हुआ। संस्कृत में ग्रेजुएट है, प्लस कई सारी जो भाषाएं हैं उस पर इसकी अच्छी खासी कमांड है। कहने को मतलब उसे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और भारत की जो अलग अलग भाषाएं उस पर उसकी पैठ है या कहें कमांड अच्छी है। इसके बाद उसने कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एआई पर कोर्स भी कर रखा है, जिसके बाद उसके बाद सर्टिफिकेट भी है और खुद एक सीईओ है। माइंडफुल नाम की एक एआई कंपनी है, उसकी ये सीईओ है। अब कहने का मतलब ये अक्सर कई कॉलेजेस में कई जगहों पर जाकर प्रेजेंटेशन देती है कि किस तरीके से जो एआई है आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। आपको एआई को अपनाना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करने का और एआई के प्रति जागरूक करने का इसका एक काम भी है। अब 39 साल की जो सूचना है, 2010 में उसकी शादी एक वेंकट रमन से होती है। ये केरल के रहने वाले हैं और खुद भी जो वेंकट रमन है बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। 2010 में शादी होती है। क्योंकि दोनों ही काम करते थे तो अक्सर ये लोग घर पर बहुत कम रहते। फिर कुछ सालों बाद देखिए दोनों के परिवार अच्छे खासे थे, पढ़े लिखे तो थे ही। फिर लगभग शादी के 9 साल बाद यानी 2019 में इनका एक बेटा भी होता है। परिवार और ज़्यादा खुश हो जाता है कि देखो कम से कम एक खुशी तो आई 9 साल बाद ही सही। उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन लगना शुरू होता है 2020 से, मियाँ बीवी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, दोनों के बीच में खटपट शुरू हो जाती है और खटपट कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई जाती है कि ये जो पूरा जो मियाँ बीवी का झगड़ा था ये तलाक में बदल जाता है। इनका जो घरेलू मामला था वो अब कोर्ट के दरवाजे पर था। अक्सर ये मियाँ बीवी कोर्ट जाया करते और फिर फैसला आता है कि जो मियाँ बीवी के बीच में तलाक होगा। जैसा आपने समझाने की कोशिश भी कि आप एक हो सकते हैं, लेकिन खैर जो बात थी इनके बीच में झगड़ा होता है। फिर जज एक ऑर्डर पास करते हैं। ऑर्डर ये पास करते हैं कि वेंकट रमन जो है, जो पिता हैं, उन्हें अपने बच्चे से दूर नहीं किया जा सकता। हर संडे को या हर रविवार को अपने बच्चे से मिल सकते हैं, भले ही बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा हो। एक कोर्ट का ऑर्डर था, यानी महीने में 4 बार वेंकट रमन अपने बच्चे से मिल सकते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जो सूचना है उसके अंदर जो नफरत थी वो किस कदर पनप रही थी। उसे लगा कि अरे ये क्या, जज ने कैसे बोल दिया कि वो बेटे से मिल सकते हैं। वो अपने बेटे पर अपने पिता की परछाई बिल्कुल नहीं पड़ने देना चाहती थी और हर बार कोई ना कोई बहाना मार देती ताकि वेंकट रमन अपने बच्चे से नहीं मिल सके। लेकिन कानून के दायरे में रहना भी था, तो अक्सर जो मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब जब भी जो वेंकट रमन और जो सूचना का जो बेटा है, जब भी अपने पापा या का नाम लेता है, जब भी फ़ोन पे बात करता, वीडियो कॉल पे बात करता,
तो सूचना है वो अंदर ही अंदर जलती, उसे लगता है कि ये बात क्यों कर रहा है। जब मेरा और उसका झगड़ा है तो बच्चे को भी अपने पापा से उतनी ही नफरत करनी चाहिए जैसी मैं नफरत कर रही हूँ। लेकिन मासूम है, बेटा है 4 साल का, उसे उतनी समझ थी नहीं कि मियाँ बीवी के झगड़े में वो बस पिस रहा है। इसके बाद वो अक्सर सोचती कि किस कदर वेंकट रमन से अपने बच्चे को दूर किया जाए। अब वेंकट रमन भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इस हाल ही में जब 7 जनवरी को जो संडे का दिन था, उस वक्त इन्हें मिलना था, जो वेंकट रमन और अपने बच्चे को मिलना था, तो उनकी एक बिजनेस ट्रिप आ गई। बिजनेस ट्रिप आई तो ये, क्योंकि जो पूरा परिवार सूचना, जो उनका बेटा बेंगलुरु में रहते थे, वेंकट रमन मिलने आया करते, तो वेंकट रमन चले गए थाईलैंड अपने बिजनेस ट्रिप के लिए। इसके बाद इन्हें लगा, जो सूचना को लगा कि ये सही मौका है अपने बेटे को लेकर कहीं घूमने जाने का। 6, 7, 8 और 9 ये प्लान बना कि ये लोग गोवा जाएंगे, गोवा पे जाकर रहेंगे, वहाँ पर मतलब माँ और बेटे घूमेंगे, अच्छा वीकेंड भी बीतेगा। लेकिन होटल में भी जाने के बाद अक्सर जब भी बेटा अपने पापा का नाम लेता, पापा से बात करने की जिद करता, तो ये सूचना को लगता कि यार ये तो बहुत ही क्यों ले रहा है ये बार बार अपने पापा का नाम और क्यों बात करना चाहता है, जब मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ। मैं इसे बेंगलुरु से निकालकर गोवा घुमाने ले आई, बेंगलुरु से जो गोवा की जो डिस्टेंस है 550 किलोमीटर है, तो घुमाने ले आई, क्यों अभी भी जिद कर रहा है। नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई, इतनी ज़्यादा खीस, जो कहते हैं जो खीट अंदर होती है, इतनी ज़्यादा पनपती गई। उसे लगा कि इसको अब बच्चे को अब नहीं रहने देना है दुनिया में, क्योंकि बार बार अपने पिता का नाम ले रहा है, कैसे ले रहा है। इसके बाद वो उसे मार डालती है, लेकिन मार डालने से पहले ये प्लान बनाती है कि भैया अगर मैंने मार डाला भी तो होटल वालों को पता लग जाएगा, मैं यहाँ से जाऊँगी कैसे वापस बेंगलुरु, क्योंकि मैं फ़्लाइट से आई थी तो गोवा। अब फ्लाइट में आपको पता है कि जब भी आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो किस कदर चेकिंग होती है, तो मैं कैसे इस लाश को छुपाऊं भी और चुपचाप बेंगलुरु निकल भी जाऊं और किसी को इसकी भनक ना लगे। प्लान बनता है, प्लान ये बनता है कि पहले बेटे को तो मार दो, पहला प्लान एक कामयाब हो जाए। प्लान बी वो बनाती है कि एक काम करते हैं, सूटकेस में भर देते हैं। सूटकेस में भरने से ये होगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि लाश सूटकेस के अंदर है। दूसरी चीज़, तीसरी जो मुसीबत थी कि भैया इस लाश को होटल से कैसे बाहर निकाला जाए, तो उसने प्लान बनाया कि देखो रात के 1 बजे जब पूरी दुनिया लगभग सो रही होती है, आधी नींद में होती है, तब वो होटल वालों को कहेगी कि भैया मेरे लिए इनोवा कार बुक किया जाए। अब इनोवा कार के लिए होटल वाले बार बार ये कहते हैं कि मैडम आप फ्लाइट बुक कर लीजिए, फ्लाइट ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, जल्दी पहुंचा देगी। आप बजाय इसके गाड़ी से जा रही हैं, गाड़ी अनकम्फर्टेबल है, महंगी है, टाइम ज़्यादा टेकिंग है, आप गाड़ी से क्यों जा रही हैं। मकसद उसका ये था कि अगर वो एयरपोर्ट के ज़रिए बेंगलुरु जाती और सिक्योरिटी चेकिंग में बैग चेक कर लिया जाता तो पता लग जाता कि सूटकेस के अंदर लाश है। लाश को छुपाने के लिए उसने ये कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप गाड़ी बुलाइए, मैं गाड़ी में बैठ कर ही बेंगलुरु जाऊंगी। 10 घंटे का जो सफ़र है, जो गोवा से बेंगलुरु का सफ़र 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है किसी प्लेन से, वो 10 घंटे का सफ़र करने को तैयार हो गई, ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए कि अपने जुर्म को वो छुपा सके। इसके बाद गाड़ी निकलती है और 1 बजे की बात है, ये देर रात हड़बड़ी में चेकआउट करती है। तब भी चेकिंग के नाम पर जो स्टाफ था वो खड़े को सोचता है कि इसके साथ एक 4 साल का मासूम भी था, कहानी किसी को नहीं पता थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद ये लोग 1 बजे निकल जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले जब सुबह के टाइम साफ़ सफाई वाले आते हैं, रूम सर्विस वाले सफाई करते हैं, तो उन्हें खून के धब्बे मिलते हैं। और जिस तरीके से वनिता ने बताया, फिर पुलिस वालों की सूझबूझ कहे, होटल वालों की सूझबूझ कहे कि जिस तरीके से उन्होंने पुराना इन्वेस्टिगेट किया और हर एक चीज़ को तत्परता से इमरजेंसी मानकर किया कि भैया कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, उन्हीं की बदौलत आज सूचना पकड़ी जाती है। देखिए, इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ कहें तो गोवा पुलिस है, होटल स्टाफ है, साथ ही साथ वो कैब ड्राइवर भी है, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे जिसमें जो पुलिस वाले हैं वो लापरवाही कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जुर्म को देखते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप अगर खंगालेंगे, गूगल भी करेंगे तो तमाम केस ऐसे मिलेंगे जिसमें ना जाने कितनी गलतियां होंगी। लेकिन ये महिला, अपने बच्चे की कातिल जिसने अपनी ममता का ही गला घोट दिया, वो इन्हीं लोगों की वजह से पकड़ी गई है। सबसे पहले अगर होटल स्टाफ इसकी चीज़ पर गौर नहीं करता, जैसे कि पहली बार वो देखते हैं कि साथ में जाते वक्त चेकआउट करते वक्त बच्चा नहीं है, उन लोग को डाउट होता है, लेकिन वो लोग ऐसे भी कोई कहानी नहीं बना सकते, उसके लिए भी उन्हें प्रूफ चाहिए। साथ ही साथ जब होटल स्टाफ सफाई के लिए जाता है तो खून के धब्बे देखते हैं
और जब इन दोनों चीज़ों को जोड़ा जाता है कि भाई बच्चा बाद में नहीं था जाते वक्त और खून के धब्बे भी हैं, तो जिस तरीके से वो अपना दिमाग लगाते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। इसके बाद पुलिस भी उनको बेवकूफ़ नहीं कहती। जैसे कई सारे ऐसे केस है, पुलिस बोल देती है कि भाई आप लोग बेवकूफ़ हो, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसे कोई भी कॉल कर दोगे। लेकिन गोवा पुलिस उनकी बात को समझती है, एक एक चीज़ समझती है, पूछती है अच्छा वहाँ पर कौन रुका था, कब कब निकली, बच्चे के बारे में पूछती है। फिर गोवा पुलिस ट्रैवल डेस्क से कंफर्म करती है एक एक चीज़ डिटेल निकाल कर। साथ ही साथ फिर वहाँ महिला को फ़ोन किया जाता है कैब में, वो एड्रेस भी बताती है जो कि गलत निकलता है। इसके बाद गोवा पुलिस बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही समझदारी से उस कैब ड्राइवर को पूरा चीज़ समझाती है और उसे बोलती है किसी पुलिस स्टेशन ले जाओ। अब यहाँ पर कैब ड्राइवर की बात करें तो उसने भी बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई। वो जैसा जैसा उसे पुलिस कहती है वो वैसा करता है, वो उस चीज़ को समझता है और चुपचाप अपनी कैब को ना हल्ला करता है ना ही घबराता है उस वक्त। क्योंकि कोई भी सोच सकता था अगर कोई कैब ड्राइवर है और अचानक एक पुलिस का फ़ोन आया और बोले कि तुम्हारे पीछे जो महिला आई है ज़रा चेक करो, उसके साथ बच्चा है, ये क्वेश्चन पूछे, फिर बोले कि सीधे इस जो तुम्हारी गाड़ी है उसको लेके पुलिस स्टेशन जाओ, तो ये सब सोचकर कोई भी घबरा जाएगा। किसी को लगेगा कि कल को कहीं मेरे ऊपर तो कोई आफत नहीं आ गई, या अगला ये भी सोच सकता है कि पीछे जो महिला बैठी है या कोई सीरियल किलर तो नहीं, या कोई ऐसी तो नहीं कि आने वाले कल में मुझे ही आफत दे दे, मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन उस वक्त वो घबराया नहीं, वो भी बड़े आराम से महिला को चुपचाप लेकर गया और बड़ी ही चालाकी से वो भी एक जो चित्रदुर्ग का पुलिस स्टेशन था वहाँ पर पहुँचता है। तो इतने सारे लोग, गोवा पुलिस की समझदारी ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ जो होटल स्टाफ है प्लस जो कैब ड्राइवर है, उन्होंने जिस तरीके से समझदारी दिखाई और इसी के चलते अपने बेटे की कातिल, जिसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, वो माँ पकड़ी गई। एक तरीके से ये कितना जल रही थी, एक अच्छी खासी लाइफ जी रही थी, पढ़ी लिखी थी, इसका अपना एक करियर था, लोग इसको प्रेज़ करते थे, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा नाम था इसका। साथ ही साथ इसने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया, अपना करियर ख़त्म कर दिया, अपनी इज्जत, अपना रुतबा ख़त्म कर दिया और अपनी फैमिली तो ये पहले ही ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन जो इसके पास एक रीज़न था खुश होने का, इसका बेटा, इसने उसे खुद अपने हाथों से मार दिया। और जिस तरीके से इसने चीज़ की, जो भी खबर अब सामने आ रही है, तो हर कोई इस खबर से हैरान परेशान है। हर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से एक माँ ने अपने बेटे को महज इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने पति से नफरत करती थी और पति से इस कदर नफरत कर रही थी, इतना ज़्यादा अपने पति से जलने लगी थी, इसको अपना पति रास नहीं आ रहा था और इसीलिए ये अपने पति के खिलाफ जाने के लिए इसे ये लगता था कि मेरा पति कैसे खुश हो सकता है, उसके चेहरे पे मैं खुशी कैसे देख लूँ, और बस इसीलिए इसने अपने नन्हे बेटे का कत्ल कर दिया, जिसे ये तक नहीं पता था कि मेरे पापा और मम्मी अलग अलग रह रहे हैं, जिसे ये तक नहीं पता था कि तलाक क्या होता है, जिसे ये तक नहीं पता था कि रिश्तों में कड़वाहट क्या होती है। उस बच्चे को इसने मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए, कड़वाहट की वजह से एक जान चली गई। नया साल ही है, 2024 शुरू हुए बस महज 8 से 10 दिन भी नहीं हुए अब तक। 2 कत्ल के मामले आते हैं। एक गुड़गांव, जहां पे एक दिव्या पाहुजा मॉडल को होटल के अंदर चादर में लपेटकर घसीटा जाता है। दूसरा एक माँ के बारे में, जिसमें वो सूटकेस के अंदर अपने ही बच्चे को पैक कर कर भागने की कोशिश करती है। कलयुग शायद इसी कहेंगे, क्योंकि कलयुग जो साल की शुरुआत जो चीज़ें हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम क्राइम से जुड़े हैं और जिस तरीके से 2 राज्यों की पुलिस का मामला सामने आया, गुड़गांव पुलिस और गोवा पुलिस। गुड़गांव पुलिस को आपको याद होगा तो वो रिसेप्शनिस्ट को आके कहते हैं कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, तुमने हमें होटल नंबर की कमरा नंबर 114 में भेजा जहाँ पर कोई लाश थी ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भैया देखिए 2 कमरे बुक है मालिक के नाम पर, 111 और 114। मालिक ने आके हमें कहा था लाश ऊपर है। अगर पुलिस उस वक्त तत्परता दिखाती तो हो सकता है दिव्या पाहुजा की लाश आज मिल चुकी होती, इतना घूमना नहीं पड़ता। गोवा पुलिस को दूसरी तरफ देखते हैं। गोवा पुलिस जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में वो कहती है सूचना कि अरे मेरा बेटा तो रिश्तेदार के पास है, 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे राज्य की पुलिस होती तो क्या कहती, ठीक है आप कह रही है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तारीफ करनी पड़ेगी। उसने उसी वक्त जब उसे एड्रेस बताया गया वहाँ पर अपनी टीम भेजी चेक करने के लिए कि भैया जो मैडम बोल रही है, कॉन्फिडेंस से बोल रही है, अच्छी बात है, लेकिन ज़रा चेक करके आते हैं। अब उस कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। दूसरी, कई बार ये कहा जाता है कि जब वो आप स्टेट क्रॉस कर देते हो तो पुलिस का जुरिडिक्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पे गोवा पुलिस की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी, वो कैब ड्राइवर से कहते हैं कि कोई भी पुलिस स्टेशन आपको दिखाई दे वहाँ पे गाड़ी घुमा दीजिए, भले ही उनके जुरिडिक्शन से बाहर था, मतलब गोवा स्टेट से बाहर चले जाते हैं। कर्नाटका पुलिस गोवा पुलिस के साथ दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करके इस महिला को पकड़ते हैं। अब आप समझ रहे हैं, मैं आपको 10 दिन के अंदर 2 क्राइम बता रहा हूँ, दोनों जगह की पुलिस किस कदर काम करती है कि एक तो फौरन ही
क्राइम सीन से लौट जाती है ये कहते हुए कि वहां पे कुछ क्राइम नहीं हुआ, बल्कि 10 कदम दूर ही क्राइम हुआ था। और एक राज्य की पुलिस जो उसके जुरिडिक्शन से बाहर थी, दूसरे राज्य में गाड़ी पहुंच चुकी थी, वहां पर भी जाकर उस ड्राइवर से सूझबूझ से ड्राइवर के जरिए उस कातिल तक पहुंच जाती है। तो फिलहाल के लिए 10 दिन के अंदर जो 2 कत्ले हुए हैं, दोनों होटल के अंदर हुए हैं, और दोनों का जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो तरीका था वो अपने आप में अलग था। और सवाल खड़े होते हैं गुरुग्राम पुलिस के लिए, और गोवा पुलिस के लिए तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि उसने अपने सूझबूझ से एक कातिल को फौरन ही पकड़ लिया। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।